हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। आज के इस वीडियो में हम सोसाइटी का जो टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण, उससे संबंधित जो प्रश्न यूपीएससी के पीवाईक्यूज में आए हुए हैं उनको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैश्वीकरण से संबंधित काफी प्रश्न यूपीएससी के पीवाईक्यूज में आ रखे हैं, तो इसके 3 से 4 वीडियो आएंगे। तो उन सभी वीडियो में हम सारे वैश्वीकरण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आज यह उसका पहला वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में गरीबी उन्मूलन पर वैश्वीकरण के प्रभावों की जांच कीजिए। यह प्रश्न 2006 में आया था और बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, सीधा फैक्चुअल पूछा है कि गरीबी उन्मूलन में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव रहे हैं, किस प्रकार से वैश्वीकरण ने गरीबी उन्मूलन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और किस प्रकार से इसको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। उन दोनों प्रभावों को हमें यहाँ पर बताना है। तो चलते हैं अपने आंसर पर। तो सबसे पहले हम अपने प्रश्न की शुरुआत कैसे करेंगे, हम इंट्रो में वैश्वीकरण को परिभाषित कर सकते हैं। वैश्वीकरण से तात्पर्य है पूरी दुनिया का आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा होना, या फिर पूरी दुनिया में जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाना, या फिर जो विभिन्न देश है उनकी एक दूसरे पर निर्भरता का बढ़ जाना ही वैश्वीकरण है। यानी कि जो पूरा विश्व है वह एक बन जाए, उनमें किसी प्रकार की जो विभिन्नता है वह कम हो जाए, यही वैश्वीकरण है। तो इसकी परिभाषा के साथ हम हमारे प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। मेन बॉडी में हम सीधे प्रश्न की मेन डिमांड पर आएंगे। प्रश्न में पूछा था कि भारत में गरीबी उन्मूलन पर वैश्वीकरण के प्रभावों की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके सकारात्मक प्रभाव बताएंगे कि किस प्रकार से वैश्वीकरण ने गरीबी उन्मूलन में योगदान दिया है और किस प्रकार से वैश्वीकरण ने पुनः गरीबी को बढ़ाने में योगदान दिया है। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट में सबसे पहला पॉइंट है कि वैश्वीकरण के द्वारा भारत का क्या हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है। किस प्रकार से जब 1991 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कोलैप्स कर रही थी, तब जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, उनके द्वारा एलपीजी रिफॉर्म लाए गए। उन एलपीजी में एक ग्लोबलाइजेशन भी था, यानी कि वैश्वीकरण भी था। तब जो भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के लिए खुल गई थी और जिसके कारण भारत में बहुत ही अधिक विदेशी निवेश आया, भारत के अंदर बाहर उद्योग धंधे आए और भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होने लगी, जिससे भारत से होने वाला निर्यात भी बढ़ने लगा। और सबसे मेन बात क्या थी कि इससे एफडीआई में वृद्धि हुई थी। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि 1991 में जो एफडीआई थी वो 325 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास थी, जो 1993 तक बढ़कर 3.5 बिलियन तक पहुंच गई थी और वर्तमान में एफडीआई 50 बिलियन के करीब है। दूसरा क्या हुआ है, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, नौकरी सृजन हुआ है। किस प्रकार से वैश्वीकरण के फलस्वरूप बाह्य कंपनियों ने भारत में अपने उद्योग धंधे सेटअप किए, जिसके कारण यहाँ पर नौकरियों का सृजन हुआ। और वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में वृद्धि हुई, जैसे कि जो बीपीओ के कारण भारत में 4 मिलियन नौकरियों का सृजन हुआ। तो इस प्रकार से नौकरी सृजन के माध्यम से भारत के अंदर गरीबी उन्मूलन में वृद्धि हुई। और वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, बाह्य प्रौद्योगिकी आई, बाह्य शिक्षा व्यवस्था भारत के अंदर आई, जिसके कारण जो कौशलपूर्ण शिक्षा है वहां तक लोगों की पहुंच हुई और कौशलपूर्ण शिक्षा प्राप्त करके लोग रोजगार प्राप्त कर सके और रोजगार प्राप्ति के माध्यम से अपनी जो गरीबी है उसका सामना कर सके या उसको कम कर सके। जैसे कि 2007 तक जो इंटरनेट तक केवल 4% लोगों की पहुंच थी, जो 2022 तक 49% के आसपास पहुंच गई। अब ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करके अपने कौशल का विकास किया जा सकता है, जैसे कि जो स्केलर जैसे जो ऐप हो गए। और वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, भारत से बहुत ही अधिक युवा विदेशों में नौकरी करने गए, जैसे कि जो गल्फ कंट्री हो गए, यूएस हो गया, वहां पर कई भारतीय युवा नौकरी करने गए, जिसके कारण भारत में क्या हुआ, अंतरप्रेषण बढ़ा। और जो ये अंतरप्रेषण थी इसने ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर सामने आया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से लड़ने में सहायता मिली। और भारत है वो सबसे अधिक विप्रेषण प्राप्त करने वाला देश है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण के कारण भारत को विप्रेषण प्राप्ति में सहायता प्राप्त हुई। और वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, भारत के अंदर पर्यटन क्षेत्र में भी बूम आया, बाहरी विदेशी लोग हैं वो भारत के अंदर घूमने आए, जिसके कारण पर्यटन क्षेत्र बढ़ा। और पर्यटन के बढ़ने से पर्यटन क्षेत्र के अंदर रोजगारों का सृजन हुआ और रोजगारों के सृजन से गरीबी उन्मूलन में वृद्धि हुई। जैसे कि 1991 में जीडीपी में जो पर्यटन का योगदान 2.61% था, जो 2018 में बढ़कर 9% के पास पहुंच गया। और वैश्वीकरण के कारण बाल श्रम में कमी हुई, कृषि में सुधार हुआ, कृषि के अंदर कई तकनीकें आई जिनके माध्यम से जो किसानों की उपज भी बढ़ी और कृषकों की आय में सुधार हुआ। और जो माइक्रो फाइनेंस है उसमें वृद्धि हुई, बाह्य बैंक है या फिर बाह्य टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से जो भारतीय बैंक है वो माइक्रो फाइनेंसिंग को और अधिक बढ़ावा दे सके, जिसके कारण गरीब लोग हैं उनका औपचारिक क्षेत्र से जुड़ाव वो अधिक हुआ। तो ये तो हो गए इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट।
अब किस प्रकार से वैश्वीकरण ने गरीबी उन्मूलन पर नकारात्मक प्रभाव डाला है उसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि प्रश्न का दूसरा भाग है। तो पहला पॉइंट है आय असमानता। अब वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, जो अमीर लोग हैं उनको अधिक फायदा हुआ, गरीबों को इससे कम फायदा हुआ, जिसके कारण जो आय असमानता वह बढ़ती ही गई। वर्तमान में जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट है उसके तहत जो 1% लोग हैं उनके पास 60% देश की वेल्थ है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण ने आय असमानता में वृद्धि की, और जो वैश्वीकरण का लाभ है वो किसको मिला, शहरी क्षेत्रों को अधिक मिला। अब शहरी क्षेत्रों को अधिक मिला तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास अधिक हुआ, और इस प्रवास के कारण जो शहरी क्षेत्र है वहां पर झुग्गी झोपड़ियों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई, और उन झुग्गी झोपड़ियों के माध्यम से गरीबी में वृद्धि हुई या फिर उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। जैसे कि 1991 में जो ग्रामीण जनसंख्या थी वह 74% के आसपास थी, जो कि 2022 में 64% तक पहुंच गई। अब वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, जो देश है वो वैश्विक आर्थिक झटकों के प्रति, जैसे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कुछ हलचल होती है तो उसका प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी दिखाई देता है। तो इसके कारण भारत को वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रति वैश्वीकरण ने संवेदनशील बना दिया। जैसे कि 2008 के वित्तीय संकट और कोविड-19 महामारी जैसी घटनाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिसके कारण कई लोग गरीबी में चले गए। और वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, बहुत सारी एमएनसी हैं वो इंडिया में आई, और उन एमएनसी ने क्या किया, जो एथिकल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस थी उनकी पालना नहीं की और पर्यावरण को और अधिक नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर ग्रामीण आबादी को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को और अधिक बढ़ा दिया। और वैश्वीकरण ने क्या किया, शोषणकारी श्रम प्रथाओं में वृद्धि की। जैसे कि वैश्वीकरण के कारण कई लोग अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने लगे, जिनके कारण उन कंपनियों ने अधिक लाभ कमाने के लिए उन कर्मचारियों का और अधिक शोषण किया। जैसे कि कम वेतन हो गया, खराब कामकाजी परिस्थितियां हो गई, या फिर नौकरी असुरक्षा जैसी भावना हो गई, जिसके कारण कमजोर श्रमिक थे उनके बीच गरीबी वैसी की वैसी ही रही, उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ। और वैश्वीकरण के कारण जो एमएनसी कंपनियां इंडिया में आई उन्होंने जो भारत की बैकबोन थी एमएसएमई उसको नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण कई लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। और वैश्वीकरण के कारण भारत के अंदर क्या हुआ, प्रौद्योगिकी और स्वचालित मशीनरी आई, और इस मशीनरी के कारण रोजगार के अवसर देश में कम हो गए और बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। तो ये तो हो गए वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। अब हम इसमें साथ में थोड़ा सा वे फॉरवर्ड भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से इन बाधाओं या इन कमियों से निपटा जाए। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि डेटा को सही से कलेक्ट किया जाए और फिर उनका सही से प्रोसेसिंग की जाए, जिसके कारण जो सरकार है वो नीतियां सही से बना पाए, और जो पॉलिसी है उनका निर्धारण सही से हो, उनके अंदर एक्सक्लूजन इंक्लूजन की जो समस्या है उनका समाधान किया जाए, और समावेशी विकास है उसको बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ाया जाए, कौशलपूर्ण शिक्षा दी जाए, जिसके कारण जो लोग हैं उनको रोजगार आसानी से मिल सके, और सार्वजनिक जागरूकता और परामर्श को भी महत्व दिया जाए। तो ये तो हो गया हमारे वे फॉरवर्ड के पॉइंट। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि सरकार को वैश्वीकरण रूपी दोधारी तलवार से निपटने के लिए सही से अपनी पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए, ताकि जो डीपीएसपी के उद्देश्य हैं असमानता को समाप्त करने का उसको पूरा किया जा सके। इस प्रकार से हम अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण ने भारत में एक वर्गहीन समाज की शुरुआत करने के बजाय एक अलग वर्ग विभाजन लाया है, इस तरह की आलोचनात्मक जांच करें। यह प्रश्न 2008 में आया था, और यहाँ पर यह प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण है वह समाज के अंदर वर्गहीन समाज की बात करता है। तो यह जो वैश्वीकरण है वो किस प्रकार के वर्ग की समाप्ति की बात करता है। यह जो परंपरागत वर्ग आधारित समाज है, जैसे कि जाति आधारित समाज हो गया और जाति आधारित कार्य विभाजन हो गया, महिला पुरुष का जो वर्ग विभाजन है, इस प्रकार का जो वर्ग आधारित समाज है उसको यह वर्गहीन समाज में बदलने की बात करता है। किस प्रकार से, जैसे वैश्वीकरण के माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति कोई सा भी काम कर सकता है, और साथ ही में वैश्वीकरण ने महिलाओं को रोजगार के साधन प्रदान किए, महिलाओं की समानता की बात की, जिसके कारण जो पुरुष महिला के बीच जो भेदभाव था या फिर जो विभाजन था उसको कम किया जा सका। तो इस प्रकार के वर्गहीन समाज की बात वैश्वीकरण करता है। लेकिन वैश्वीकरण ने इस प्रकार के वर्ग को मिटाने के लिए तो प्रयास किया, लेकिन एक और नया वर्ग अपने में उसने बना दिया। यहाँ पर लिखा है कि वर्गहीन समाज की शुरुआत करने के बजाय एक अलग वर्ग विभाजन लाया है। अब कौन सा अलग वर्ग विभाजन ये लेके आया है उसको हमें बताना है। तो इस प्रश्न के यहाँ पर दो भाग हो गए। पहले भाग में तो बताना है कि वैश्वीकरण कौन से वर्ग आधारित समाज को वर्गहीन समाज में बदलेगा, और दूसरे भाग में बताना है कि वैश्वीकरण ने कौन सा नया वर्ग आधारित समाज का निर्माण किया है, कौन से नए वर्गों का निर्माण वैश्वीकरण के माध्यम से हुआ है। तो अब आप प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसकी आलोचनात्मक जांच करनी है।
तो इसके आलोचनात्मक जांच का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब हम इसके पहले भाग को डिस्कस करेंगे तो यह वैश्वीकरण का पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, और जब हम दूसरे भाग को डिस्कस करेंगे अर्थात अलग वर्ग विभाजन लाया है उस पार्ट को डिस्कस करेंगे तो वह वैश्वीकरण का नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। तो अब हम अपने इस उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम इंट्रो में वैश्वीकरण की परिभाषा के साथ अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा था। मेन बॉडी में हम सबसे पहले बताएंगे कि वैश्वीकरण किस प्रकार से वर्गहीन समाज का निर्माण करता है। जो परंपरागत वर्ग आधारित समाज हो गया उसको वर्गहीन समाज में बदलता है, उसे हम पहले पार्ट में दिखाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि वैश्वीकरण पूरे विश्व को जोड़कर एकल आर्थिक अर्थव्यवस्था निर्माण का उद्देश्य रखता है। इसलिए वैश्वीकरण ने परंपरागत भारतीय समाज के विभाजन यानी कि जो कार्य आधारित जाति विभाजन को निम्न प्रकार से समाप्त किया है। जैसे कि एक वर्ग की कार्य आधारित बाध्यताओं को तोड़ा है। पहले इस प्रकार का विभाजन था कि निम्न जाति का व्यक्ति निम्न कार्य करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोची हो गया वो जूते का काम करेगा, पंडित हो गया वो शिक्षा का काम करेगा, और सुथार हो गया वो लकड़ी का काम करेगा। इस प्रकार से जो विभाजन था उस विभाजन को वैश्वीकरण ने समाप्त किया है, क्योंकि सभी लोगों को इसने समान अवसर प्रदान किए हैं। अब कोई भी व्यक्ति कोई सा काम कर सकता है, सभी व्यक्ति एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, सभी व्यक्ति समान आधार पर कोई भी कार्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण ने क्या किया है, जो वर्ग आधारित समाज है उसको वर्गहीन समाज में बदला है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि शहरीकरण में वृद्धि। अब शहरीकरण में वृद्धि से क्या हुआ, जो जाति आधारित विभाजन है वह कम हुआ है, क्योंकि शहरों में इस प्रकार के विभाजन को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। शिक्षा के अवसरों में वैश्वीकरण के द्वारा वृद्धि हुई है, तो लोग अधिक शिक्षा प्राप्त करके अपनी मनचाही जॉब ले सकते हैं। उन्हें वही काम नहीं करना पड़ता जो उनकी पीढ़ी करती आ रही है। और महिलाओं को आर्थिक अवसर अधिक प्रदान की है। तो महिला और पुरुष आधारित जो वर्ग विभाजन था उनको भी तोड़ने में वैश्वीकरण ने सहायता प्राप्त की है। और वैश्वीकरण के कारण देश के बाहर और जो देश के अंदर कुशल श्रमिकों को अच्छे अवसर मिले, जिसके कारण जो विभाजन था जाति आधारित पर, जिसके कारण जो परंपरागत वर्ग विभाजन था उसको वैश्वीकरण ने समाप्त किया है। यह तो प्रश्न का पहला भाग हो गया। अब दूसरे भाग में हमें बताना है कि किस प्रकार से जो वैश्वीकरण है उसने एक नए वर्ग की शुरुआत की है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि वैश्वीकरण ने परंपरागत वर्ग आधारित समाज को खत्म करने का कार्य किया है, लेकिन इसने एक नए वर्ग आधारित समाज का निर्माण कर अलग वर्ग विभाजन की शुरुआत की। वैश्वीकरण के द्वारा निर्मित नया वर्ग विभाजन। अब यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो होगा नकारात्मक पॉइंट। अब कौन कौन से नए वर्गों का वैश्वीकरण के कारण निर्माण हुआ है, जैसे कि आर्थिक आधार पर वैश्वीकरण के कारण विभाजन बढ़ा है। जैसा कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि वैश्वीकरण के द्वारा आय असमानता और अधिक बढ़ी है। अमीर गरीब का जो विभाजन है वो और अधिक बढ़ा है, जिसके कारण इसने एक नया वर्ग बनाया अमीर और गरीब का। यह तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा वर्ग कौन सा है, वैश्वीकरण का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो शहरों में अधिक देखने को मिले, तो शहरों का विकास इससे अधिक हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है वो इससे पिछड़ गए, तो इसने ग्रामीण शहरी का एक विभाजन उत्पन्न किया। और वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, पाश्चात्य संस्कृति देश के अंदर आई, जिसके कारण जो देश की आध्यात्मिक संस्कृति थी उसकी जगह किस संस्कृति ने ले ली, उसकी जगह उपभोक्तावादी संस्कृति ने ले ली। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण ने आध्यात्मिकता और उपभोक्ता आधारित एक नया वर्ग विभाजन लाया। और वैश्वीकरण ने जो कर्मचारी आधारित विभाजन है उसको भी बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण के कारण जो एमएनसी देश में आई उन्होंने अनौपचारिक क्षेत्रों में रोजगार अधिक दिया, औपचारिक क्षेत्रों में इतना रोजगार नहीं दिया। और वैश्वीकरण के आने से जो पीएसयू थी, गवर्नमेंट की कंपनी थी, वह बंद हो गई या फिर उनका प्राइवेटाइजेशन हो गया, जिसके कारण पहले जितने औपचारिक कर्मचारी हुआ करते थे उनकी संख्या और कम हो गई। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण ने एक नया वर्ग क्रिएट किया, अनौपचारिक और औपचारिक कर्मचारी आधारित। और वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दिखा। जैसे वैश्वीकरण का पॉजिटिव एस्पेक्ट महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली जैसे शहरों को अधिक मिला, जबकि जो बिहार, झारखंड जैसे जो राज्य है उनको इतना लाभ इससे प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण ने क्षेत्रीय आधार पर विकसित और पिछड़ा आधारित वर्ग विभाजन उत्पन्न किया। तो यह एक नया वर्ग विभाजन वैश्वीकरण के द्वारा उत्पन्न हुआ। और वैश्वीकरण के कारण बाह्य संस्कृति देश के अंदर आई, जिसके कारण शहरों के अंदर जो पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति वह अधिक बढ़ी, लेकिन गांवों के अंदर भारतीय संस्कृति अभी भी निरंतर रूप से जारी है। तो वैश्वीकरण के द्वारा एक नया वर्ग क्रिएट किया, पश्चिमी संस्कृति आधारित और भारतीय संस्कृति आधारित एक और नया वर्ग। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक आधार पर नया विभाजन क्रिएट किया। और वैश्वीकरण के द्वारा जो कौशल के आधार पर भी विभाजन देखा गया, जैसे कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण एक अलग वर्ग विभाजन लाया है, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न की जो मेन डिमांड थी उसको समझा दिया है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि इस प्रकार से जो वैश्वीकरण है वह भारत में वर्गहीन समाज की शुरुआत करने के बजाय एक अलग वर्ग विभाजन
ला दिया है। जो सरकार है वो इसके नकारात्मक पक्षों को कम करने के लिए एसएचजी जैसे जो संस्थान है उनको बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण डीपीएसपी के जो उद्देश्य हैं असमानता को कम करने के, उनको प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत में वृद्ध जनसंख्या पर वैश्वीकरण के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एकदम सीधा सा फैक्चुअल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यह प्रश्न 2013 में आया था। अब यहाँ पर हमें यह बताना है कि किस प्रकार से जो वैश्वीकरण है उसने वृद्ध जनसंख्या को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया और किस प्रकार से उसने नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इन दोनों भाग को हमें यहाँ पर बताना है। तो अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम यहाँ पर इंट्रो में वैश्वीकरण को परिभाषित कर सकते हैं, साथ ही में हम जो भारत के अंदर वृद्ध जनसंख्या है वो कितनी है उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि 2015 में जो वृद्ध जनसंख्या है वो 8% है, लेकिन 2050 तक यह 19% तक बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार की कुछ डेटा आधारित जानकारी भी यहाँ दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मेन बॉडी में जो वैश्वीकरण ने किस प्रकार से वृद्ध जनसंख्या पर सकारात्मक प्रभाव पैदा किए हैं और किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किए, उन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सकारात्मक पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है, वैश्वीकरण के कारण मेडिकल और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, जिसके कारण जो वृद्ध जनसंख्या है उनको, जिसके कारण जो स्वास्थ्य और मेडिकल सेवाएं हैं वह सस्ती भी हो गई और उनकी पहुंच भी अधिक हो गई, क्योंकि अब ऑनलाइन रूप से भी किसी भी व्यक्ति को कहीं पर बैठे चेक किया जा सकता है। तो जो वृद्ध व्यक्ति है जो कहीं आ जा नहीं सकता, उसका घर बैठे चेकअप इजीली हो गया। जैसे जो ई संजीवनी सरकार की एक पहल हो गई, जो टेलीमेडिकल की तरफ एक सरकार का प्रयास है। और वैश्वीकरण ने रोजगार के नए साधन वृद्ध लोगों के लिए क्रिएट किए हैं। अब मशीनों के प्रयोग के कारण वृद्ध लोग 60 की उम्र के बाद भी रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। और जो वृद्ध लोग हैं उनके जीवन स्तर में भी वैश्वीकरण के कारण सुधार हुआ है। वैश्वीकरण के कारण देश के अंदर नई मशीनरी का आगमन हुआ, एआई, रोबोटिक्स जैसी तकनीकों का आगमन हुआ, जिसके कारण वृद्ध लोगों के लिए दवाइयों का रिमाइंडर लगाना इजी हो गया। और वैश्वीकरण के कारण जो इंटरनेट तक लोगों की पहुंच बढ़ी और इंटरनेट की सहायता से जो वृद्ध लोग हैं वो अपने खालीपन में मनोरंजन के साधन प्राप्त कर सकते हैं और संचार के साधन बेहतर हुए हैं। जैसे वैश्वीकरण के कारण देश में एआर और वीआर जैसी तकनीक आई है। इन तकनीकों की सहायता से यदि हम किस व्यक्ति से बात करते हैं तो एकदम रियल एनवायरनमेंट जैसी फीलिंग आती है, जैसे लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे पास बैठकर ही बात कर रहा है। तो इसने जो वृद्ध लोगों में अकेलेपन की समस्या थी उसका भी समाधान किया है। और वैश्वीकरण के कारण जो दूसरे देश वृद्ध लोगों के लिए जो पॉलिसीज बना रही हैं उनसे सीखकर भारत ने भी कई पॉलिसी का निर्माण किया है। जैसे जो जापान जैसे देश हैं वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी वृद्ध लोगों के लिए बनाते हैं। ये तो हो गया वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव। अब हम बताएंगे अपने प्रश्न का दूसरा भाग कि वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव वृद्ध जनसंख्या पर क्या रहे। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि वैश्वीकरण के कारण जो संरचनात्मक परिवारगत ढांचा था, जिसके अंदर संयुक्त परिवार की अवधारणा थी, वह कम हो गई है और उसकी जगह ले ली है एकल परिवार की अवधारणा ने। और इसके कारण वृद्ध जनसंख्या में क्या हुआ, अलगाव, अस्वीकृति, अकेलापन और वृद्धों के प्रति अपराध भी बढ़े हैं, जिससे मनोवैज्ञानिक संकट उत्पन्न हो गए हैं। जैसे कि हिंदी में जो कहानी है चीफ की दावत भीष्म साहनी की, उसमें यही बात की गई है। उसमें वैश्वीकरण के प्रभावों का स्पष्ट रूप से उल्लेख देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि वैश्वीकरण के कारण प्रवास अधिक हुआ है। अब वैश्वीकरण के कारण शहरों के अंदर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए। अब नए अवसर उत्पन्न होने से जो युवा पीढ़ी है वो शहरों की तरफ पलायन कर गई। अब गाँव के अंदर कौन रह गई, वृद्ध लोग, बच्चे लोग और महिलाएं रह गई। इसके कारण जो वृद्ध लोग हैं उनकी देखभाल करना और अधिक कठिन हो गया। तो ये चिंताएं वैश्वीकरण ने उत्पन्न कर दी है। तीसरा पॉइंट है कि वैश्वीकरण के कारण जो पहले घर के अंदर वृद्ध लोगों का महत्व होता था वह कम हो गया है। अब जो पैसे कमाता है उसका महत्व बढ़ गया है। जो आर्थिक रूप से सशक्त है वही परिवार का मुखिया है। पहले वृद्ध आदमी मुखिया हुआ करता था, तो इस प्रकार उनका महत्व परिवार में कम हो गया है। और वैश्वीकरण के कारण समाज के अंदर सामाजिक मूल्य कम हो गए हैं। जैसे कि बड़ों का सम्मान करने की प्रवृत्ति है वो अब कम हो गई है, जिसका प्रभाव वृद्ध लोगों पर देखा जा सकता है। और वैश्वीकरण ने तकनीक आधारित वस्तुएं हैं उनका उपयोग बढ़ा दिया है। अब हर जगह तकनीक आधारित वस्तुओं का उपयोग होता है, लेकिन जो वृद्ध जनसंख्या है वह अधिकतर अनपढ़ है या फिर तकनीकी रूप से इतनी साक्षर नहीं है, जिसके कारण जो वृद्ध लोग हैं वो उन वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाते और वह एकदम इससे एक्सक्लूडेड फील करते हैं। तो ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में जो वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों को बता दिया है। कंक्लूजन में हम थोड़ा वे फॉरवर्ड बता सकते हैं कि वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को वृद्ध जनसंख्या पर कम करने के लिए जो पारंपरिक पारिवारिक संरचना है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवाओं में निवेश करने की आवश्यकता है और अधिक समावेशी और उम्र के अनुकूल दृष्टिकोण और नीतियों को बढ़ावा देना शामिल है।
इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। कल के लिए हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वह है वैश्वीकरण का महिलाओं पर प्रभाव, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। यह प्रश्न 2015 में आया था। आप इसका आंसर मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। आप ये पीडी फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्कोप यूपीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पहले पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।